नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आपकी जो क्लास चल रही थी, जो फसल पद्धति और फसल प्रणालियाँ थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में आपको बताना था हमारा उद्देश्य। अब वहाँ पर आपकी जो कुछ शब्द हैं उनके बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फसल चक्कर क्या होती है, फसल चक्कर सघनता क्या होती है, सघनता प्रतिशत क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है और कैसे इसको निकालते हैं। कभी कभार जो सूत्र मैंने लिखवाए थे वो भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप लगातार क्लासें ले रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपकी मौसम विज्ञान है, मेटेरोलॉजी है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। मौसम क्या होता है, मौसम विज्ञान, और मौसम विज्ञान है मेटेरोलॉजी। मेट्रोलॉजी, जो मेट्रोलॉजी शब्द है मेट्रोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? मेट्रोस से। मेट्रोस क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, यहाँ पर मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लॉजी जहाँ पे लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है कि हर एक शब्द जो जैसे लॉजी लगा हुआ है तो वो सारे के सारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ये मेट्रोस से लिया गया है और ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी मान सकते हो इसको। अब देखो WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका हिंदी में। इसको लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आपका आता है आपका WMO। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका IMD मतलब इंडियन मेटेरोलॉजी IMD आएगा रे, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो कौन सा, देखो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पर IMD की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना देखो, यहाँ पर देखो कि ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? पुणे महाराष्ट्र में की गई है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में देखो ये तो वर्ल्ड का हो गया, ये इंडिया का हो गया। इसके बाद में एक और है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर, ए आ गया। यहाँ पर IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र में है और 1875 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर IAMD मतलब इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और 1932 में इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट 1932 में। और कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हो गए मौसम विज्ञान के कुछ संस्थान हैं। ये विश्व का है, ये भारत का है, और ये भारत का है लेकिन किसका है? एग्रीकल्चर का है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप याद रखना, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि WMO
WMO इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। IMD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में IAMD की क्या हो जाएगी, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना भारत में 1875 में, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की 1875 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापना हुई। और इसके बाद में आपका चलता है मौसम के बारे में देखते हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना है, चलता है गाना, सुना है कि नहीं सुना है? अरे गाना सुना है कि नहीं सुना? तो आज के लिए क्यों नहीं कहता है? ऐसे नहीं सुना कभी? इस साल मौसम बड़ा सुहाना है, ऐसे सुना है क्या कभी? अरे मेरी राग तो बहुत घटिया है, इसके ऊपर मत जाना आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो मौसम, और मौसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक चलती है मौसम और एक चलता है आपके जलवायु। जलवायु होती है क्लाइमेट, क्लाइमेट होता है, क्या होता है? क्लाइमेट। और यदि आप बात करें किसकी, आपकी क्लाइमेट हो गया, और इसकी क्या है? वेदर हो जाएगा, वेदर। ठीक है। तो यहां पर क्लाइमेट, मौसम, मौसम के बारे में सुना होगा आपने, हर रोज सुनते हो आप कि आज सुबह मौसम अच्छा था, मतलब फाइन था, साफ था। और या फिर आपने सुना होगा आज मौसम बड़ा सुहाना है, फिर कल मौसम सुहाना था, आज खराब हो गया। ठीक है। तो आपने सुना होगा, ऐसे भी सुना होगा कि सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, दोपहर में बादल हो गए और शाम को वर्षा हो गई। मतलब सुबह कैसा? फाइन, दोपहर को कोल्डी, और शाम को क्या हो गया? रेनी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम एक छोटे छोटे पार्ट, जो दिन के या कुछ दिनों के या फिर एक दिन का, एक दिन में कई बार मौसम बदल सकता है, प्रति सेकंड प्रति मिनट भी मौसम बदल सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है। जैसे हम कल की बात करें तो कल की बात करते हैं तो कल सुबह से बिल्कुल साफ मौसम था, थोड़े थोड़े बादल हो रहे थे, दोपहर आते आते आपके बिल्कुल बादल बहुत ज़्यादा घने हो गए और शाम तक वर्षा हुई। शाम तक क्या हुई? वर्षा हुई। तो यहाँ पर आपने देखा कि मौसम एक दिन में कितनी बार चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और जलवायु की बात करें, यदि हम किसी लंबे समय का मौसमों का औसत निकालते हैं, मौसम का औसत निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका जलवायु कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान की शुष्क जलवायु है। क्या कभी आपने पहले ऐसे सुना था कि आर्द्र जलवायु है? नहीं, जलवायु कभी चेंज नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है, और वो भी लंबे समय के बाद में। लगभग इसे माना जाता है 31 वर्षों का समूह माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? 31 वर्षों का। कुछ बुकों में 30 वर्ष भी दे रखा है, तो 30 या 31 वर्षों का क्या माना जाता है? समूह माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम मौसम की परिभाषा लिखे तो प्रतिदिन परिवर्तन होने वाले जो घटनाएं होती है, प्रतिदिन मौसम में जो बदलाव होता है, मतलब जो वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या होता है? मौसमों का जो योग होता है, औसत होता है, उसे क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। क्लियर है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखना यह है कि मौसम, वेदर डेली चेंज होता है, और जो जलवायु होती है वो लंबे समय के बाद में परिवर्तित हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है, होती नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसमें जलवायु में लिख सकते हो नोट लगाकर, लगभग 31 वर्षों के बाद में क्या होता है? जलवायु परिवर्तित तो होती है, परिवर्तनशील मानी जाती है, या परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है। ये लिख सकते हो आप यहाँ पर नोट लगाकर, कितने वर्षों? 30 या 31 दोनों ही लगा लो आप, क्योंकि आपके हो सकता है 30 वर्ष भी पूछा जा, ऑप्शन आ सकता है, और 31 भी। यदि 30 और 31 आ जाए तो आपको 31 करना है। ठीक है। क्लियर है। ये हो गया आपका जलवायु और मौसम। अब देखो, यदि जलवायु और मौसम हो गया, इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ आपके यंत्र भी चलते हैं इसके अंदर, जलवायु और मौसम के अंदर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वायुमंडल जो है वो किस प्रकार का बना हुआ है। वायुमंडल में कौन कौन से खंड है, कहाँ तक वायुमंडल बना हुआ है, लगभग कितनी दूरी, कितनी ऊंचाई तक हम वायुमंडल को मान सकते हैं।
तो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 1600 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1600 किलोमीटर मानी जाती है। मतलब यहाँ पर 1600 किलोमीटर समुद्र तल से 1600 किलोमीटर का जो दायरा होता है पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो 1600 किलोमीटर का दायरा है, 1600 किलोमीटर, समझ गए? मतलब इसके चारों तरफ वायु, जो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो प्रभाव पाया जाता है, वायु पाई जाती है, उपस्थित होती है, वायु घटनाएं होती है, वो सारी किस में आती है? वायुमंडल में आती है। वायुमंडल क्या मतलब? एटमॉस्फेयर में आती है। और ये कितने किलोमीटर तक होती है? 1600 किलोमीटर तक। कहाँ से? समुद्र तल से लेकर 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं कि जो आपका ऊर्ध्व है, जैसे मान लो आप खड़े हो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, जैसे मैं भी खड़ा हूँ पृथ्वी के ऊपर, और इससे ऊपर ऊर्ध्व तर जो तापमान में अंतर आता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपके जैसे हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, आपकी भूमि से सतह से ऊपर उड़ते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है? तापमान में कमी आती है। और इस तापमान में कमी का जो अंतर होता है, उसी के आधार पर हमने जो वायुमंडल है उसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और 4 भागों में बांटा है किसके आधार पर? ऊर्ध्व तापांतर के आधार पर। ऊर्ध्व तापांतर वायुमंडल के ऊर्ध्व तापांतर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आता है सौभमंडल। सौभमंडल, ठीक है, क्या आता है? सौभमंडल आता है। सौभमंडल होता है लगभग आपका 8 से 18 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है वो सौभमंडल का आता है। 8 से लेकर 18 जो किलोमीटर होता है वहां तक का जो दायरा आता है वो किस में आता है? आपका सौभमंडल में आता है। और सौभमंडल में ये भी होता है, तो 8 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। जो ध्रुव होते हैं आपके पृथ्वी के, जो दोनों ध्रुव पाए जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो वो किलोमीटर कितना? 8 किलोमीटर तक है। और यदि विषुवत रेखा पर ये दूरी देखें तो 18 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। ये ऊंचाई होगी वो विषुवत रेखा पर कितनी होगी? 18 किलोमीटर। और यहाँ पर 8 से 18 किलोमीटर यहाँ पर दूरी पाई जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि सौभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8 से 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? आपकी सौभमंडल कहलाती है। मतलब जो समुद्र तल है वहां से लेकर 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर तक। 8 और 18 किलोमीटर क्यों दिया है यहाँ पर? क्योंकि 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक, मतलब कहने का मतलब है समुद्र तल से 8 किलोमीटर तक तो ध्रुवों पर पाया जाएगा, और 18 किलोमीटर तक किसमें? विषुवत रेखा पर यह दूरी पाई जाती है। और बीच में भिन्नता और आती है तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो हमें ध्यान नहीं रखनी है, यहाँ पर यही चीजें देखनी है। अब इसमें तापांतर आता है। तापांतर कितना आता है? 1 किलोमीटर पर यहाँ पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, गिरता है तापमान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वायुमंडलीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है? CO2 ऐसे जो भारी गैस है उनकी अधिकता होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ तो जाती है, लेकिन उसी वायुमंडल में टकराती रहती है और वहीं पर तापमान बढ़ाती रहती है। इस वजह से यहाँ पर तापमान की क्या होती है? अधिकता होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते तापमान में क्या होती है? कमी पाई जाती है। ठीक है, और इसी जो ये सौभमंडल है, इसी में सारी घटनाएं होती है। इसी में क्या होती है? सारी घटनाएं होती है। तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती है? इसी क्षेत्र में होती है। क्लियर है? तो 8 से 18 किलोमीटर तापांतर 1 किलोमीटर लिखो रहे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया कौन सा? सौभमंडल। सौभमंडल के बाद में आता है आपका, सौभमंडल के बाद में आता है समतापमंडल। दूसरा है समतापमंडल। समतापमंडल आता है। समतापमंडल देखें तो आपका कितने किलोमीटर तक हो गया? ये 18 किलोमीटर। तो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई होगी, 18 से लेकर
50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी समताप मंडल पाई जाएगी। और इसी परत में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत होती है O3 होती है। और यहाँ पर हम बात करें कि ओजोन जो परत होती है वो CFC, मीथेन, CH4 और आपकी CFC हो गया, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के द्वारा क्या होता है, इसका विच्छेदन होता है। और ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक प्रकाश की किरणें होती है उन्हें रोकने का कार्य करती है और हमारी सुरक्षा करती है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका समताप मंडल हो गया। समताप मंडल के बाद में आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, मध्य मंडल। और यहां तक देखो 18 से 50 तो ये हो गया, और 50 से 80 किलोमीटर क्या हो गया, आपका मध्य मंडल आ गया। और इसके बाद में आता है तीसरा हो गया, और चौथा आता है आपका कौन सा, आपका आता है ताप मंडल। और ताप मंडल कहां से कहां तक हो जाएगा, 80 से लेकर 1600 किलोमीटर तक जो पाया जाएगा क्षेत्र, वो क्या कहलाएगा, आपका ताप मंडल कहलाएगा। और यहाँ पर इस ताप मंडल को एक मंडल और कहते हैं, उसका नाम है आयन मंडल, आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। आपका देखो चार पार्कों में हो गया वायुमंडल को ऊर्ध्व तापांतर के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सौभ मंडल मतलब आपके जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में पाई जाती है, कौन से मंडल में होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सौभ मंडल हो जाएगा। 8 से 18 किलोमीटर इसकी दूरी होती है या ऊंचाई होती है, और ये तापांतर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में क्या आती है, कमी आती है। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ तापमान की घटनाएं। तापमान क्या होता है, किस प्रकार इसको बदला जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है पहले के एग्जामों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं, आना भी चाहिए आपको। तापमान की कितनी इकाइयां होती है, 3 इकाइयां होती है। तापमान मापने की 3 इकाइयां होती है, ठीक है। देखो पहली आती है सेल्सियस, दूसरी आती है फ़ारेनहाइट, फिर इसके बाद में तीसरी आती है केल्विन। किसी को पता है तो इसका सेल्सियस का सिंबल क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, ऐसे, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट F आ जाएगा इसका, और इसका क्या जाएगा, डिग्री केल्विन। यदि हम इसकी बात करें तो मान लो आपको जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको केल्विन में चेंज कीजिए। इसको किस में बदलना है, केल्विन में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर केल्विन इक्वल C प्लस 273, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, 273 ऐड कर देना है इसके अंदर, किसमें, सेल्सियस में 273 ऐड कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर आपका ये समझ में आ गया होगा कि 273 को क्या करना है, सेल्सियस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यदि इसको सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस दर्शाते हैं। यदि हम बात करें कि उबाल बिंदु, पानी का उबाल बिंदु क्या होता है, उबाल बिंदु किसका, पानी का, जल का, बिंदु आएगा, बिंदी नहीं आएगा, बिंदु कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल बिंदु होता है, और जमाव बिंदु कितने होता है, मतलब क्वथनांक और गलनांक, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित होने लग जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, सेल्सियस को मुझे क्या करना है, किस में बदलना है, सेल्सियस को बदलना है मेरे को किस में, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 सूत्र आपके बनेंगे, 2 सूत्र बनेंगे। यहाँ पर देखो पहला है F इक्वल C, यहाँ पर आ जाएगा देखो 9/5, और यहाँ पर देखो C, और देखो
क्या हो गया, ये क्या हो गया सेल्सियस हो गया। सेल्सियस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको 9/5 से, और इसके अंदर क्या कर देना है 32 ऐड कर देना है, 32 ऐड कर देना है। यदि आपको मान लो फारेनहाइट से सेल्सियस से फारेनहाइट निकाल रहे हैं, अब फारेनहाइट से सेल्सियस कैसे निकालें, तो यहां पर क्या हो जाएगा सेल्सियस इक्वल F माइनस 32, देखो वही प्रक्रम रखना है यहाँ पर F माइनस 32, और इसको क्या करना है 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ पर इस सूत्र से हम एक क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, और 40 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है फारेनहाइट में चेंज करना है, कितना डिग्री फारेनहाइट आएगा, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर हम सूत्र डालते हैं, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, F इक्वल 40 9/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 32। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 और 9 8 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा रे 4 7 और 3 10, 104 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। कितना 104 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, किसका रे आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो गया, आपका फारेनहाइट में चेंज हो गया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर दूँ कि 104 डिग्री फारेनहाइट है, 104 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, और इसको किस में चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करना है 9/5, और इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं या मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस करो, इसको यहाँ पर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा 5 3 15 और 1 16, 160/9 माइनस 104 ये हो जाएगा अपॉन 1 9 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में इसको सोल्व कर लो, तो ये आपका वही आएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया फारेनहाइट में सेल्सियस में, तो इस सूत्र के आधार पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकता हूँ आपके लिए, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि जैसे फारेनहाइट दे रखा है माइनस 40 डिग्री, सॉरी सेल्सियस दे रखा है माइनस 40 डिग्री और फारेनहाइट दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। अब इसको सेल्सियस को तो फारेनहाइट में चेंज करना है और फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, फारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता है, तापमान की जो बिंदु है वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे का जो मैटर है अगली क्लास में, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ काम था मेरे को, तो इस वजह से क्लास आपकी प्रॉपर नहीं बन पाई है पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो कल से आपकी फिर से क्लास से रेगुलर रहेगी। आज के लिए थोड़ी छोटी क्लास चलाइए काम।